हेलो फ्रेंड्स। रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग की सीरीज़ में ये नेक्स्ट पार्ट है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है और उससे रिलेटेड मैंने एन क्वीन प्रॉब्लम का कंसेप्ट बताया था। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो आइए वो देखते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो एन क्यून प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कराना चाहता हूँ मैट्रिक्स से रिलेटेड और एन क्वीन प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि एन क्वीन प्रॉब्लम बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन आपको नेट पे इजीली अवेलेबल होगा, कहीं कई साइट्स पर और हर जगह पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर एन क्वीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना नहीं है। हमारा मेन मकसद यहाँ पर ये है कि उसका कंसेप्ट समझना कि बैक ट्रैकिंग एक्चुअल में क्या अप्रोच होती है, और अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड और मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। अगर आप ये बेसिक चीज़ें समझ गए और उसका कंसेप्ट समझ गए तो आप इसका कोड बहुत ही ईजीली लिख सकते हैं। कोड लिखना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो पहले हम ये सोचते हैं कि इसको किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। तो आप पहले ये समझिए कि आपको एन क्वीन प्रॉब्लम के लिए आपको चेस बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। चेस बोर्ड मीन्स एक 2D मैट्रिक्स से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एन क्वीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर बनाना है तो उसके लिए आपको 2D मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको क्वीन प्लेस करनी है, तो आप क्वीन कैसे प्लेस करेंगे उस मैट्रिक्स में? तो उसके लिए आप कोई भी एक यूनिक नंबर मान लीजिए। ऐसा मान लीजिए जैसे कि हम लोग के पास जब हम लोग चेस बोर्ड खेलते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास कभी क्वीन अवेलेबल नहीं है, आपकी कोई एक गोटी गुम हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, कोई दूसरा एक पीस किसी भी चीज़ का ले लेते हैं और आप उसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये यहाँ पर क्वीन है, और आप उसको उससे यूज़ करते हैं और आप अपना गेम प्ले करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे कि चेस बोर्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स में और क्वीन को हम रिप्लेस कर देंगे किसी भी एक नंबर में, क्योंकि आप मानते हैं कि आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। तो मैट्रिक्स मीन्स एक 2 डायमेंशनल एरे होगा, और 2 डायमेंशनल एरे को हम इंटीजर फॉर्म का मान लेते हैं। तो अगर आपने चेस बोर्ड को कन्वर्ट कर दिया है 2 डायमेंशनल में मैट्रिक्स में, मतलब कि 2 डायमेंशनल एरे में, वो भी इंटीजर टाइप का, तो आप उस एरे में आप कोई भी एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और इंटीजर वैल्यू को हम कोई सा भी एक सपोज कर लेते हैं कि क्वीन को हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर मेरे 2D एरे में अगर कहीं पर भी 1 लिखा होगा तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि वहाँ पर वो क्वीन रखी हुई है, और उसके अलावा वहाँ पर कुछ भी रखा होगा, 0 XYZ कुछ भी अगर रखा होगा, तो मैं ये मान के चलूँगा कि वो कोई दूसरी जगह है या फिर वो चेस बोर्ड खाली है। तो मुझे सिर्फ क्वीन से मतलब है, तो मैं सिर्फ 1 को देखूँगा। अगर उस एरे में 2D एरे में अगर कहीं पर 1 लिखा होगा तो मैं ये अज्यूम कर लूँगा कि अच्छा यहाँ पर क्वीन रखी है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी एल्गो बनाऊँगा, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर 4x4 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक चेस बोर्ड अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। इस तरह से यहाँ पर 4 4 16 स्क्वायर्स हैं। अब मैंने कहा आपको कि इस एरे को, इस 2D एरे को हम, इसको चेस बोर्ड को हम 2D एरे में अज्यूम करेंगे। तो आपको पता है एरे जो होता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में होता है। तो मान लीजिए कि ये जो साइड है ये आपका कॉलम साइड होगा और ये आपका रो साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉलम इंक्रीज होगा और यहाँ से आपकी रोज इंक्रीज होगी, ओके। अब ये समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो आप कॉलम को मैं अज्यूम कर लेता हूँ J से डिनोट करूँगा, और रो को मैं अज्यूम कर लेता हूँ I से डिनोट करूँगा। तो अगर मुझे कॉलम को इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, J को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब J++ करना पड़ेगा।
और अगर मुझे आई को मूव करना है, मतलब रो को इंक्रीमेंट करना है, तो मुझे आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ओके, दूसरी बात, अगर मुझे यहाँ पर क्वीन प्लेस करनी है तो इसका मतलब मुझे इस एरे में इस लोकेशन पर 1 प्लेस करना पड़ेगा। तो 1 मीन्स क्या हो जाएगा कि मैंने क्वीन रख दी है। तो अब आप इस एरे को नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए। अगर मैं इस एरे को ए नाम दे दूं और मेरा जो आई है वो रो को शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और जे जो है वो कॉलम को शो कर रहा है, तो इस तरह से अगर मैंने इसमें 1 असाइन कर दिया है तो इट मीन्स मैंने इस लोकेशन पर क्वीन को रख दिया है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि मान लीजिए मैंने जहाँ पर क्वीन रखी है, अगर मुझे लगता है कि मैंने ये जो क्वीन रखी है ये मैंने गलत रख दी है, मुझे यहाँ पर क्वीन नहीं प्लेस करना था, तो मुझे मतलब बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी मैंने क्वीन रखी थी वहाँ पर मैं 0 इनिशलाइज कर दूंगा। इट मीन्स पहले मैंने क्वीन को प्लेस कर दिया था यहाँ पर, और इसका मतलब ये है कि मैंने क्वीन को रिमूव कर दिया, मतलब जहाँ पर मैंने रखा था वहाँ से हटा दिया। और आपको ये भी समझ में आ गया कि किस तरह से मैं कॉलम को और रो को इंक्रीमेंट कराऊंगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप इस लोकेशन पर हैं, ओके, और आपको ये चेक करना है कि क्या मैं यहाँ पर अपनी क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ या नहीं। ओके, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं इधर पे रख यहाँ पर और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल डायरेक्शन में कोई अगर अदर क्वीन रखी होगी तो वो उसको मार सकती है। तो हमको ये देखना है कि वो ऐसी क्वीन तो कोई नहीं है। तो इस लोकेशन को हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि ये जो लोकेशन है इसको आप मान लीजिए i, j है, ठीक है। तो अगर आपको इधर वाली लोकेशन को चेक करना है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये वाली जो पूरी जो रो है इसमें सिर्फ रो चेंज होगा, कॉलम सेम रहेगा। कॉलम चेंज होगा, रो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि ये रो 0 है, ओके, तो मान लेते हैं ये रो 0 है, ये रो 1 है, 2 है, ये 3 है। ये कॉलम 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये वाली लोकेशन क्या होगी, 0,0, ये होगी 0,1, ये होगी 0,2 और ये होगा 0,3। तो आप ये देख रहे हैं कि इस वाली रो में जो i है आपका सेम है। देखिए i यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो आपका i सेम है और j जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं अपनी क्वीन को यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि 0 से स्टार्ट होके j की जो आखिरी लोकेशन है वहाँ पर मैं कहीं पर j को रख सकता हूँ क्या। तो इसका कोड कैसा हो जाएगा कि आपको एक लूप मान लीजिए, ले लीजिए फॉर लूप ऐसा कुछ लेंगे आप, और वहाँ पर आप वैल्यू असाइन कर देंगे i की, जैसे कि 0 से i की वैल्यू लेस देन आपकी कॉलम तक, और आप क्या करते जाएंगे, i को प्लस प्लस करते जाएंगे। और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आपका जो एरे है वो आपका जो भी रो रही होगी उस रो में उस कॉलम पर क्या वो क्वीन रखी है। अगर रखी है तो आप वहाँ पर वो प्लेस नहीं कर सकते उस क्वीन को। इसका तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या है, रो फिक्स है। देखिए रो चेंज नहीं हो रहा, आई चेंज हो रहा है, मतलब आपका कॉलम चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 0 0 0 0 रो फिक्स है और कॉलम चेंज हो रहा है 0 1 2 3। तो यहाँ पर भी कॉलम हमने चेंज किया, पहले 0 पे चेक करेंगे क्या वहाँ पे क्वीन रखी है, 1 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक में अगर कहीं पर भी अगर पहले से क्वीन अवेलेबल है, अगर पहले से क्वीन रखी है, इट मीन्स यहाँ पर मैं अपनी क्वीन नहीं रख सकता क्योंकि वो उसको अटैक कर देगी। तो ये वाली मेरी लोकेशन नहीं हो पाएगी। इस तरह से मैं हॉरिजेंटली चेक करता हूँ।
अगर मुझे वर्टिकली चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको मैं कोड को इसको रिमूव कर देता हूं। तो उसके केस में आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर आपका अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 0 1 1 1 2 1 3 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 फिक्स है और ये चेंज हो रहा है 0 1 2 3। तो इस बार आप देख रहे हैं कि आपका कॉलम फिक्स हो गया है और रो चेंज हो रही है। तो इस बार क्या रहेगा, इस बार जो लूप रहेगा वो आपका चेक करेगा जब तक आपकी रो चेंज हो रही है i प्लस प्लस, और आप यहाँ पर कॉलम फिक्स कर देंगे। रो चेंज होगी और कॉलम आपका फिक्स हो जाएगा। कॉलम मान लीजिए इस कॉल नाम के वेरिएबल में है, और यहाँ पे आप चेक करेंगे कि क्या अगर 1 अगर कहीं पे भी रखा है तो आप उसको प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर i जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि पहले 0 3 फिर 1 3 2 3 और 3 3, ये सारी रोज चेक होंगी उस सेम कॉलम के लिए। और अगर कहीं पर भी अगर 1 रखा है, मीन्स कहीं पर भी अगर आपकी ऑलरेडी कोई क्वीन अवेलेबल है तो वो अटैक कर सकती है, इट मीन्स आप यहाँ पर नहीं प्लेस कर सकते। तो आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल चेक कर लिया, वर्टिकल चेक कर लिया। अब आपको डायगोनली चेक करना है। तो डायगोनली चेक करने के लिए आपको i और j दोनों को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर, और i को आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 0 था, 1 था, 2 था, 3 था। तो उस केस में यहाँ पर कोड क्या हो जाएगा, तो उस केस में आपका कोड कुछ इस तरह से होगा कि फॉर आपने 2 वैल्यू असाइन करेंगे। एक में मान लीजिए आपने i में मान लीजिए रो असाइन कर लिया है, और j में मान लीजिए कॉलम असाइन कर लिया है, और j जब तक 0 से बड़ा है एंड आपका जो i जो है वो जब तक n से छोटा है तब तक आप इस लूप को चलाएंगे। i को प्लस प्लस करते जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 के बाद 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, मतलब आपका i इंक्रीमेंट हो रहा है। तो i आपका प्लस प्लस होगा, लेकिन जो j है वो माइनस माइनस होगा, जो क्योंकि j पहले 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था, फिर 0 था। तो इस तरह से आपका लूप चलेगा, और इस लूप के अंदर आप चेक करेंगे कि क्या आपका इस लोकेशन पर कोई क्वीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी तो आप वहाँ पर उसको प्लेस नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप डायगोनली चेक करेंगे। ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब इसका कोड देखते हैं और कोड से इसको डिबग करके देखते हैं। तो आप ये देखिए कि ये एक सब कोड है। आपको पता है कि जब भी हम कोड लिखते हैं तो उसको मॉड्यूलर अप्रोच में लिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप सब फंक्शंस उसके लिख लीजिए और उन फंक्शंस को यूज़ करिए, तो आपका कोड बहुत इजीली आपको समझ में भी आएगा और बना भी सकते हैं। तो हमने पहले ये एक इस सेफ नाम का फंक्शन बना लिया है। ये इस सेफ नाम का फंक्शन क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि क्या जहाँ पर हम क्वीन रखना चाह रहे हैं क्या वो सेफ जगह है। तो यहाँ पे आप अपना एरे पास करेंगे और यहाँ पे अपना रो और कॉलम। तो जिस रो और कॉलम पे आप रखना चाह रहे हैं क्वीन, वहाँ पर वो चेक करेगा कि क्या हम वहाँ पर वो क्वीन रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे इस लोकेशन पर क्वीन को प्लेस करना है, तो ये फंक्शन क्या करेगा कि ये इसके लेफ़्ट साइड में जितनी भी जगह है हॉरिजॉन्टल और डायगोनल में लेफ़्ट और डायगोनल में डाउनवर्ड और डायगोनल में अपवर्ड, इन 3 जगह पर ये फंक्शन चेक करेगा कि कहीं से अटैक तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम यहाँ पर क्वीन प्लेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसके राइट साइड में क्यों नहीं चेक कर रहा, मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर क्वीन रखी हो, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी मुझे चेक करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, मुझे चेक करना चाहिए था। लेकिन मैं जिस तरह से अप्रोच से कोड लिखूंगा उसमें ये रहेगा कि मैं कॉलम वाइज ट्रेवर्स करूँगा। मतलब पहले मैं पहले कॉलम पे क्वीन रखने की कोशिश करूँगा, अगर वहाँ पर मैं नहीं रख पाता हूँ
तो मैं नेक्स्ट कॉलम पे रखने की कोशिश करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट पे और उसके बाद नेक्स्ट पे। इट मीन्स अगर मैं इस लोकेशन पर क्वीन प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ उसके पहले का एरे चेक करना है, उसके बाद का नहीं, क्योंकि उसके बाद में मैं नेक्स्ट टाइम पे क्वीन प्लेस करने की कोशिश करूँगा उस नेक्स्ट कॉलम पे। मतलब कि अभी जिस मैं करंट कॉलम में हूँ सिर्फ मुझे उतना मैट्रिक्स देखना है, उसके पहले वाला, मतलब उसके इस साइड वाला, उसके इस साइड वाला नहीं देखना, क्योंकि मैं उधर पे वहाँ पे फ्यूचर में उधर पे चेक करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पर फ्यूचर में वहाँ पर क्वीन प्लेस करूँगा। तो मुझे सिर्फ इस लोकेशन के लेफ्ट साइड पे इसको प्लेस करना है। इसका जब मैं कोड का जब नेक्स्ट पार्ट लिखूँगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि मैं जहाँ पर क्वीन प्लेस कर रहा हूँ मैं उसके सिर्फ लेफ्ट साइड पे चेक करूँगा कि उसके लेफ्ट साइड में, उसके अपर लेफ्ट में और उसके लोअर लेफ्ट डायगोनल में, अगर इन तीन जगह में से कहीं पर भी अगर अटैक उस पर हो रहा है तो वहाँ पर मैं क्वीन प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर अटैक नहीं हो रहा है तो मैं वहाँ पर क्वीन प्लेस कर सकता हूँ। और अटैक कैसे चेक करूँगा कि कहीं पर वो 1 तो नहीं लिखा है। अगर 1 लिखा है किसी भी एरे में उस लोकेशन पर तो इट मीन्स वहाँ पर ऑलरेडी क्वीन है, तो वहाँ पर मैं वहाँ पर वो क्वीन प्लेस नहीं करूँगा। तो पहले ये वाला जो फर्स्ट कोड है, ये इतना कोड अभी आप देखिए, सिर्फ इतना कोड। तो इसमें देखिए कि रो आपकी फिक्स है और कॉलम आपका चेंज हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, इसको आप हटा दीजिए। तो अगर आप मान लीजिए आपको यहाँ पर प्लेस करना है तो आपका जो इतना कोड है ये क्या कह रहा है कि आपको सिर्फ लेफ्ट साइड पे चेक करना है उस रो में। तो अगर आपकी रो फिक्स है, मतलब कि आप अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ पर रो क्या होगी, 1 होगी, यहाँ पे 0 होगी और यहाँ पे कॉलम 0 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे आपका कॉलम चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 0 1 1 1 2। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि रो फिक्स है 1 1 1, लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है 0 1 2। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम चेंज हो रहा है, आई की जगह पे कॉलम है और वो पहले चेक करेगा 1 0 पे, 1 1 पे और 1 2 पे। अगर कहीं पर भी ये इफ़ में लिखा है, इट मीन्स अगर ये इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये सी में कोड लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 1 अगर होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब इस वाली हॉरिजेंटल रो में अगर कहीं पर भी अगर 1 लिखा होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा और हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्वीन प्लेस नहीं कर सकते इस लोकेशन पर। मगर अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, मतलब कि इस लोकेशन पर कहीं पर भी 1 नहीं लिखा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि डायगोनल में लेफ्ट अपर को चेक करना पड़ेगा, इस वाली लोकेशन को चेक करना पड़ेगा। तो इस वाली लोकेशन में आप इधर की लोकेशन का पोजीशन क्या है, 0 1। तो 0 1 मीन्स आपका जो जे है, जे जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है और आई जो है वो भी डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि जे यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर लेकिन क्या है 1 है। और जैसे यहाँ पर आई 1 है, यहाँ पर क्या है 0 है। तो इस डायगोनल अपवर्ड में, लेफ्ट डायगोनल में मुझे अगर चेक करना है तो मुझे आई को भी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा और जे को भी डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो वो जब तक 0 नहीं हो जाता, क्योंकि ऊपर जाते आएंगे और नेगेटिव हो जाएगा ना, तो 0 से जब तक का छोटा नहीं आता, जब तक 0 के बराबर नहीं आता, तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होती है और i डिक्रीमेंट करते जाएंगे, j भी डिक्रीमेंट करते जाएंगे, और अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर 1 नहीं लिखा है, इट मीन्स मेरी यहाँ पर भी लोकेशन सेफ है और मैं यहाँ पर क्वीन प्लेस कर सकता हूँ। उसी तरह से सेम उसी अप्रोच में हम लोअर लेफ्ट डायगोनल को चेक करेंगे। लोअर लेफ्ट डायगोनल मीन्स इस वाले डायगोनल को हम चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये रो 2 है, यहाँ पर रो 3 है, तो इस पोजीशन, ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, 2 1 होगी, और ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, 3 0 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आई जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है 2 3। तो देखिए यहाँ पर आई को हमने क्या किया है ++, लेकिन जे यहाँ पर क्या था 2 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 0 था, मतलब जे जो है वो कम होता जा रहा है। तो जे को देखिए हमने डिक्रीमेंट किया है। और कब तक जे को डिक्रीमेंट करेंगे, जब तक वो 0 या 0 से बड़ा ना हो जाए, क्योंकि ये लास्ट 0 आएगा। और आई को हम कब तक प्लस करेंगे, जब तक वो हमारे n के बराबर ना आ जाए, तब तक हम इसको प्लस करेंगे। तो इस कंडीशन से हम लोअर लेफ्ट डायगोनल को चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर 1 आता है तो इट मीन्स वो जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, वहाँ पर हम क्वीन प्लेस
नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लेफ़्ट, अपर लेफ़्ट और लोअर लेफ़्ट इन तीनों जगहों पर हम चेक कर लेंगे। और अगर हम ये तीन जगह को वेरीफाई कर गए, अगर हम ये तीनों जगह सेटिस्फाई कर गए तो इट मीन्स हमारी ये जगह सेफ है और यहाँ पर हम क्वीन प्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं जो नेक्स्ट कोड लिखूंगा उसमें सिर्फ मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो लोकेशन सेफ है क्या। अगर है तो हम वहाँ पर क्वीन प्लेस कर सकते हैं, और अगर नहीं तो हम आगे के कॉलम में मूव कर जाएंगे, कॉलम वाइज मूव करेंगे। पहले इस वाले कॉलम पे चेक करेंगे, फिर इस वाले, फिर इस वाले, फिर इस वाले, और इस तरह से हम एक एक कॉलम को चेक करते जाएंगे। तो हमारे इस तरह से कॉलम भी मूव हो जाएंगे और रो भी मूव हो जाएगी। तो इसका जो नेक्स्ट अब जो मैं पार्ट दिखाने जा रहा हूँ वो इस वाले फंक्शन को यूज़ करेगा। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये जो कोड है ये रिकर्सिव कोड है। कैसे आपको पता चलेगा रिकर्सिव कोड है? क्योंकि देखिए ये सॉल्व एन क्यू यूटिल जो है, ये फंक्शन जो है ये किसको कॉल कर रहा है? ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। देखिए यहाँ पर, तो ये फंक्शन अगर अपने आप को ही कॉल कर रहा है मतलब ये रिकर्जन का पार्ट है, तो ये रिकर्सिव फंक्शन है। अब आपको पता है कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि अगर कभी भी हम किसी प्रोग्राम को रिकर्जन से सॉल्व करते हैं तो हम उसकी बेस कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन को सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने देखिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखी हुई है, ये आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका जब भी कोई प्रोग्राम है इसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जो आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। तो आपकी यहाँ पर टर्मिनेटिंग कंडीशन तब होगी जब आपने या तो सारी क्वीन प्लेस कर दी है या फिर और कोई जगह ही नहीं बची है जहाँ पर कि आपकी सारी क्वीन प्लेस हो सके। तो अगर आपकी सारी क्वीन प्लेस हो जाएंगी तो उस केस में क्या होगा कि आपका कॉलम का साइज़ n के बराबर हो जाएगा। कॉलम का साइज़ क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉलम के वाइज में इंक्रीमेंट करूँगा। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर जो कॉलम है यहाँ पे 0 में पास करूँगा और कॉलम को प्लस प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पर 1, फिर कॉलम प्लस प्लस होगा 2, कॉलम प्लस प्लस होगा 3। तो अगर यहाँ पे 3 तक पहुँच गए हैं इट मीन्स हमने 4 क्वीन प्लेस कर दी है, और उस केस में आप यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हाँ हम 4 क्वीन प्लेस कर चुके हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये जो है आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लाइन है वो आपकी क्वीन को प्लेस करने की लाइन है। तो आप क्वीन किस तरह से प्लेस कर रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट देखिए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप ये जो फॉर लूप ये वाला है ये आपका i = 0 से लेके n तक चल रहा है। तो यहाँ से आप हर एक रो को मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो i है वो आपके रो को डिनोट कर रहा है। i इट मीन्स आपका ये क्या है, रो है। तो आपका कॉलम मान लीजिए यहाँ से आपने 0 पास किया है, स्टार्टिंग में जो कॉलम की वैल्यू है वो है 0। तो जहाँ पर जब यहाँ पर से फंक्शन कॉल हो रहा होगा वहाँ पे कॉलम की वैल्यू क्या असाइन कर दी है, 0। तो अब यहाँ पर हमने चेक करेंगे कि अगर कॉलम आपका 0 है और उस रो में या आपकी जो 0 कॉलम है, कॉलम 0 में इस रो में आपका कहीं पर भी क्या वो क्वीन प्लेस कर सकते हैं, क्या वो लोकेशन सेफ है? तो आपका इस सेफ फंक्शन चेक करेगा जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि इस सेफ फंक्शन क्या करेगा कि जो रो और कॉलम इसमें पास करेंगे वहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल डायरेक्शन में चेक करेगा कि क्या यहाँ पर वो क्वीन प्लेस कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में तो क्योंकि ये 0 0 है यहाँ पर, तो अभी एक भी हमने क्वीन प्लेस नहीं करी है, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस लोकेशन पर हम अभी 1 रख देंगे। तो अभी यहाँ पर भी i की वैल्यू भी 0 है, कॉलम की वैल्यू भी 0 है, तो हम यहाँ पर 1 प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर अब रिकर्जन में इसी फंक्शन को ये दोबारा से कॉल करेगा लेकिन कॉलम को प्लस करके। तो अभी जब हम फर्स्ट वाले कॉलम को चेक कर रहे थे, अब हम सेकंड वाले कॉलम पे आ जाएंगे 1। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम कॉलम वाइज ट्रेवर्स करेंगे और सिर्फ प्रीवियस वाले रोज के एरिया को ही चेक करेंगे, उसके आगे वाले को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसके आगे में हम बाद में कॉलम में क्वीन प्लेस करेंगे तो अपने आप को प्रीवियस वालों को चेक कर लेगा। इसलिए हमें आगे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसके आगे पे गया ही नहीं हूँ तो इसके आगे क्वीन रखी ही नहीं होगी। तो इसके नेक्स्ट कॉलम पे जब हम गए ही नहीं हैं तो वहाँ पर तो क्वीन रखी होगी ही नहीं, तो वहाँ पे हम चेक क्यों करें? हम जिस कॉलम्स पे ट्रेवर्स करते हुए आ रहे हैं हमने वहीं पर ही क्वीन रखी होगी, तो हम सिर्फ वहीं पर ही चेक करेंगे। तो इसलिए हम प्रीवियस से होते हुए आ रहे हैं तो हम सिर्फ प्रीवियस वाली लोकेशन को चेक करेंगे, आगे
के लोकेशन पर हम ट्रेवर्स करने गए ही नहीं है तो हम वहाँ पर क्वीन रखी ही नहीं है, तो हम वहाँ पर चेक नहीं करेंगे। ओके, ये बात क्लियर हुई। अब दोबारा से आप यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन लिखी है क्या है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो लाइन है ये आपकी क्वीन को प्लेस करने की लाइन है, और ये जो आपकी लाइन है ये आपका रिकर्जन है। रिकर्जन में आप चेक कर रहे हैं कि क्या आप आगे प्लेस कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन क्या है, ये है लाइन आपकी बैक ट्रैक की। मीन्स अगर मान लीजिए कि आपने कहीं पर भी क्वीन प्लेस नहीं कर पा रहे हैं तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगर आप कहीं पर भी अगर आप प्लेस नहीं कर पा रहे हैं तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, और उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होगी और आपको फिर बैक ट्रैक करना पड़ेगा। इट मीन्स आपने एन क्वीन को प्लेस नहीं कर पा रहे थे तो आपको बैक ट्रैक करना है। तो बैक ट्रैक करने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि बैक ट्रैक करने का मतलब है कि जहाँ पर आपने क्वीन प्लेस करी थी वहाँ से आपको क्वीन हटा देनी है। तो जब आपने क्वीन प्लेस करी थी तो आपने 1 रखा था, अब वहाँ से आपको क्वीन हटा देना है, मतलब कि यहाँ पर आपको फिर से 0 रख देना है। इट मीन्स आप ये देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को आप कंपेयर करिए, बिल्कुल सेम लाइन है। यहाँ पर भी आपने आई कॉमा कॉलम पास किया था, यहाँ पर भी आई कॉमा कॉलम पास किया है, लेकिन यहाँ पर आपने 1 असाइन किया था, यहाँ पे आपने 0 असाइन किया है। इट मीन्स यहाँ पर आपने पहले क्वीन को प्लेस करा था और फिर चेक किया था कि आगे कहीं पर मैं क्वीन रख सकता हूँ क्या इस कॉलम में मूव करके। अगर नहीं तो आप वहाँ से बैक ट्रैक कर देंगे, 0 असाइन कर देंगे और लूप नेक्स्ट वाले रो में चला जाएगा और फिर नेक्स्ट रो से फिर से स्टार्ट होगा और सारे कॉलम को चेक करेगा। इस तरह से आपका ये रिकर्जन में फंक्शन चलेगा। तो स्टार्टिंग में पहले आपने यहाँ पर 1 रखा था, अगर आपने यहाँ पे 1 रखा था तो क्या होगा, उसके नेक्स्ट वाले रो पे जाएगा, कॉलम पे जाएगा वो, और उसके नेक्स्ट वाले कॉलम पे वो चेक करेगा कि क्या मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, तो क्या ऐसे में और ऐसे में चेक करेगा वो। अगर वो, अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है तो हम यहाँ पर क्वीन नहीं रख सकते हैं, तो हम उसके नेक्स्ट वाले रो पे जाएंगे। देखिए ये फॉर लूप चलेगा और फिर ये नेक्स्ट रो पे आएगा और फिर चेक करेगा कि क्या ये सेफ है। आई की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी तो यहाँ पे चेक करेगा वो, यहाँ पर चेक करेगा, लेकिन कॉलम तो ये है तो यहाँ पर तो ये ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ठीक है, लेकिन डायगोनली लेफ्ट में, अपर डायगोनल में ये रखी हुई है तो यहाँ पर भी ये नहीं रख सकता। तो फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीमेंट, वो हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर चेक करेगा कि क्या यहाँ पे रख सकता है, यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे रख सकता है वो, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। जैसे ही यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो कॉलम हो जाएगा +1, मीन्स अब हम इस वाले कॉलम पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर से हम चेक करेंगे, आई की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, फिर से हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या हम रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने पहले देखा कि ये यहाँ पर नहीं रख सकते, तो ये इस सेफ जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा और फिर आई की वैल्यू फिर से ++ हो जाएगी, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ रख सकते हैं। तो हमने देखा ऐसे में मूव करके तो ठीक है, लेकिन ऐसे में नहीं रख पा रहे क्योंकि यहाँ पे 1 रखा है, तो फिर से आई की वैल्यू हो जाएगी ++ और हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर भी क्योंकि ऑलरेडी 1 था तो यहाँ पे भी नहीं रख पाएंगे। फिर आई की वैल्यू ++ हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी नहीं रख पाएंगे क्योंकि डायगोनली मार रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि ये हम सारे कॉलम चेक कर चुके हैं, एन की वैल्यू कॉलम को होगी तो यहाँ पर हम एग्जिट कर जाएंगे तो ये रिटर्न कर जाएगा फॉल्स, और उस केस में क्या होगा, बैक ट्रैक होगा, 0 आ जाएगा जहाँ पे हम पहले से क्वीन प्लेस कर चुके थे। पहले से क्वीन हमने कहाँ प्लेस करी थी, ये लोकेशन पर, तो यहाँ पर अब 0 हो जाएगा, बैक ट्रैक हो जाएगा और उसके बाद फिर से आगे की लोकेशन चेक होगी इसके आगे वाले रो से। इस तरह से अगर आप एग्जीक्यूट करके डिबग करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम क्वींस प्लेस करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल कोड है, रिकर्जन से आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने कंसेप्ट अगर समझ लिया तो इस तरह से आप रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग की अप्रोच को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2-3 मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने वाले हैं वो ये है रिकर्जन के लिए कि रिकर्जन जब भी आप कॉल करते हैं तो आपकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए, जो कि ये है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। नहीं तो अगर आपका टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं होगी तो ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। और जब भी बैक ट्रैकिंग होती है तो पहले आप उस लोकेशन को ट्रैवर्स करते हैं और उसके नेक्स्ट लोकेशन को चेक करते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे आपको नेक्स्ट लोकेशन पर आपको आंसर नहीं मिलता है तो आपको उसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा इस तरह से।
तो इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है जो कि रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग की अप्रोच से सॉल्व हो सकती है, तो उसका यही कंसेप्ट होता है। अगर आप लोग पहली बार रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग अगर देख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा अगर डाउट हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखें। और मैं सजेस्ट करूँगा कि बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन से रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जैसे टावर ऑफ हेनॉय और 1-2 और प्रॉब्लम्स है, बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। अगर आप वो देखेंगे तो आप उसका सॉल्यूशंस को आप देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे बैक ट्रैक कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर रिकर्जन हो रहा है, किस तरह से हम आगे मूव कर रहे हैं। तो अगर आप 2-3 प्रोग्राम्स को अगर देखेंगे तो आपको रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो इस वीडियो को एक बार और देखें, आपको क्लियर होता जाएगा। और आप जैसे जैसे 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करेंगे रिकर्जन बैक ट्रैकिंग से, तो आपको ये थ्योरी एकदम क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो वो भी आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनको कि इसकी ज़रूरत है और इसके बारे में पता नहीं है। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका अपडेट आपके पास तुरंत आ जाएगा। नीचे मेरे फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, प्रतीक जैन एकेडमी, आप उस पर जाइए, उसको लाइक कीजिए। वहाँ से भी आपको वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहेंगे और दूसरे वीडियोस भी जो अगर मैं फ्यूचर में बनाने चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आपको वहाँ पर सीक्वेंशली पूरी सीरीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।